तो डिपेंडेंट ब्रांच जिसमें ब्रांच की अकाउंटिंग हेड ऑफिस करता है, उसमें फर्स्ट मेथड डिपेंडेंट ब्रांच में डेटर सिस्टम हम कर रहे हैं। और डेटर सिस्टम में हम देख रहे हैं एक डेटर सिस्टम होता है, एक फाइनल अकाउंट सिस्टम होता है, कॉस्ट मेथड, एक फाइनल अकाउंट सिस्टम होता है होलसेल प्राइस मेथड, और एक होता है स्टॉक एंड डेटर मेथड। तो इसमें हम सबसे पहले डेटर सिस्टम या डेटर मेथड सीख रहे हैं, जिसमें ब्रांच अकाउंट के लिए डबल रोल है। ब्रांच अकाउंट को ना केवल हम नॉमिनल अकाउंट की तरह ट्रीट करेंगे क्योंकि वो प्रॉफिट बताएगा, बल्कि वो पर्सनल अकाउंट की तरह भी ट्रीट करेंगे क्योंकि वो डेटर की तरह हम उससे पैसा लेने देने का ट्रांजैक्शन करेंगे। तो आइए सीखते हैं जनरल एंट्रीज क्या बनेंगी इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, क्योंकि अकाउंटिंग कौन कर रहा है? हेड ऑफिस। तो ये किसकी बुक्स में एंट्री बना रहे हैं हम? तो इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, हेड ऑफिस की बुक्स में हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होगा? हेड ऑफिस ब्रांच को माल भेजेगा, है ना भाई। ब्रांच का क्या काम है? हेड ऑफिस से माल लेकर बेचना। तो सबसे पहले गुड्स एंड गुड्स सप्लाइड बाय हेड ऑफिस। हेड ऑफिस सबसे पहले गुड्स सप्लाई करेगा, किसको? ब्रांच को। देखिए, सप्लाई करने और सेल करने में फर्क है ना? यहाँ पर क्या हो रहा है? सप्लाई हो रहा है। तो डेटर सिस्टम है, हम अपने आप जो हमारी ब्रांच है हम उसे मानेंगे ये हमारा डेटर है, इससे पैसा लेना है। अगर हम रोहन को माल बेचते तो रोहन टू सेल्स, सोहन को माल बेचते तो सोहन टू सेल्स, ब्रांच को माल बेच रहे हैं तो ब्रांच टू सेल्स। लेकिन माल बेच नहीं रहे, माल भेज रहे हैं। तो इसको हम ऐसा सोच सकते हैं, याद हो कभी कंसाइनमेंट किया हो, तो हम माल अलग कर रहे हैं ब्रांच के लिए। तो ब्रांच के लिए एक तरीके से अपनी परचेजेस को शिफ्ट कर रहे हैं ब्रांच में, हेड ऑफिस अपनी परचेजेस को शिफ्ट कर रहा है। तो ब्रांच के पास भेज रहा है, या तो ब्रांच को डेटर के हिसाब से मान लो कि हम डेटर पैसा उससे लेंगे जितना माल भेज रहे हैं, तो ब्रांच डेबिट हो जाएगा। जैसे हम किसी को भी माल बेचते हैं तो पैसा लेना होता है, डेटर होता है, ऐसे ही हम हेड ऑफिस ब्रांच को माल भेज रहा है, तो ब्रांच को माल भेजने पर वो ये सोच रहा है कि मैं इससे पैसा लूंगा, और अपना माल बेच नहीं रहा है, इसलिए टू सेल नहीं लिख रहे, टू गुड्स एंड टू ब्रांच लिख रहे हैं, क्योंकि माल को भेज रहा है, बेच ही नहीं रहा है। इसे ऐसा भी सोच सकते हैं कि हमने माल अलग करा है ब्रांच के लिए, ब्रांच की परचेजेस है एक तरीके से, ब्रांच के लिए ये क्या हो गई? परचेजेस। तो जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो ट्रेडिंग की में डेबिट में हम परचेजेस लिखते हैं। अब ट्रेडिंग की, अब ध्यान से समझो, शॉर्टकट अकाउंटिंग है ये। कैसे? जैसे हमने सैलरी की पेमेंट करी तो हमारी एंट्री होती है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, उस सैलरी को पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं ईयर एंड में। अगर हम सीधा ही एंट्री बनाते हैं पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो प्रॉफिट तो फिर भी सेम ही आएगा, बस ये है कि सैलरी का अकाउंट अलग से ओपन नहीं होगा, शॉर्टकट अकाउंटिंग हो जाए। तो शॉर्टकट अकाउंटिंग यहाँ पर भी है। पीएनएल ट्रेडिंग की जगह मैंने कहा था नॉमिनल अकाउंट है ब्रांच, तो ब्रांच को ही डेबिट करेंगे। जितने भी एक्सपेंसेस है, जितनी भी इनकम है, जितनी भी सेल है, जितना भी रिवेन्यू है, वो सब के लिए हम क्या लिखेंगे? ब्रांच। शॉर्टकट अकाउंटिंग, ताकि अकाउंट कम से कम मेंटेन हो। क्यों हो कम से कम मेंटेन? क्योंकि अकाउंटिंग कर रहा है हेड ऑफिस और ब्रांच की अकाउंटिंग कर रहा है। तो ऐसे 36 ब्रांच होंगे, सबकी अकाउंटिंग अलग अलग होगी, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड या बहुत ही बड़ी अकाउंटिंग नहीं कर रहे, शॉर्टकट अकाउंटिंग कर। तो ब्रांच के लिए खर्चा है तो ब्रांच को डेबिट किया, ब्रांच के लिए खर्चा है, और माल हमारा कम हो गया। अब क्या करेगा हेड ऑफिस? जब अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा, अपना तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा हेड ऑफिस, तो हेड ऑफिस का जो अपना ट्रेडिंग होगा, हेड ऑफिस ने अपने ट्रेडिंग में क्या लिखेगा? ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, है ना, सेल्स, ये तो लिखेगा अपने ट्रेडिंग में। पर ये वाला जो माल, ये जो माल भेजा ब्रांच को, ये खरीदा होगा या ओपनिंग स्टॉक में होगा, इसमें से माल भेजा है और बेचा तो है नहीं, और क्या लिखेगा? क्लोजिंग स्टॉक। तो ये वाला माल जो ना तो बेचा, सेल में भी नहीं आया, और अभी माल है भी नहीं, तो क्लोजिंग स्टॉक में भी नहीं आएगा, तो कहाँ आएगा? यहाँ पर लिखेंगे हम बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच। तो आप अभी देखेंगे इस एंट्रीज के लास्ट में एक एंट्री में बताऊंगा
कि बैलेंस ऑफ गुड्स सेंट टू ब्रांच विल बी ट्रांसफर टू ट्रेडिंग और परचेजेस अकाउंट, या तो परचेजेस से माइनस कर दो या ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिख दो। तो ये बैलेंस लास्ट में, तो जस्ट लाइक हेड ऑफिस अपना परचेजेस रिड्यूस कर रहा है, क्योंकि जो उसने सोचा था वो खुद माल बेचेगा, वो खुद तो माल बेच ही नहीं रहा है। कौन बेच रहा है? ब्रांच। तो ब्रांच के लिए कॉस्ट हो, ये एंट्री सन में आती है। अगर माल वापस आएगा तो रिवर्स एंट्री बना देंगे। इन केस ब्रांच से माल वापस आएगा तो इसकी रिवर्स एंट्री बना देंगे। अब इसकी रिवर्स एंट्री बनाते हुए एक बात ध्यान रखेंगे कि गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे। वही जैसे हम परचेजेस करते हैं तो परचेज रिटर्न लिखते हैं, सेल्स लिखते हैं तो सेल्स रिटर्न लिखते हैं। इस हिसाब से तो गुड्स एंड टू ब्रांच था, तो यहाँ गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच अकाउंट डेबिट होना चाहिए। लेकिन हम चाहते हैं कम से कम अकाउंट ओपन हो, मिनिमम अकाउंट ओपन हो, जरूरत से ज्यादा अकाउंट ओपन ना हो, इसलिए हमने एक नया अलग से अकाउंट ओपन नहीं किया, सेम उसी अकाउंट को रिवर्स कर दिया। ये एंट्री भी समझ में आती है आप लोगों को? थर्ड हम देखते हैं फॉर एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ब्रांच मेड बाय द हेड ऑफिस। तो जनरली क्या होता है, हेड ऑफिस ने माल भेजा, अब माल भेजने में भी खर्चा होता है, और हो सकता है हेड ऑफिस ब्रांच का भी कोई खर्चा पेमेंट कर दे। तो मैंने क्या कहा था, नॉमिनल अकाउंट है ब्रांच, तो एक्सपेंसेस को एक्सपेंस में डेबिट करते हैं और एक्सपेंस को लास्ट में पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं। यहाँ ट्रेडिंग पीएनएल ब्रांच अकाउंट ही है, तो सीधा हम क्या करेंगे, ब्रांच अकाउंट को डेबिट कर देंगे। और हमारी जेब, हम कौन है, हेड ऑफिस, हेड ऑफिस की जेब से पैसा जा रहा है तो टू कैश या बैंक अकाउंट हो जाएगा। तो जो भी एक्सपेंसेस हेड ऑफिस ने करा है वो एंट्री बनाएगा ब्रांच डेबिट टू बैंक। वो कहेगा मैंने, अब इसको नॉमिनल की तरीके से सोचोगे तो नॉमिनल अकाउंट को डेबिट करते हैं, हमने डेबिट कर दिया। अब इसे दूसरे तरीके से सोचो तो भी सही एंट्री बनेगी, पर्सनल अकाउंट की तरह से। हमने ब्रांच के लिए खर्चा किया, हम तो ब्रांच से पैसा लेंगे, ब्रांच हमारी एसेट है, एसेट को डेबिट कर दिया, हम तो ब्रांच से पैसा लेंगे जो भी हमने खर्चा किया ब्रांच, ऐसा भी कह सकते। कई बार क्या होता है, ब्रांच कहता है कि हमें कुछ पैसे की जरूरत है, फ्यूचर में कभी भी छोटा मोटा खर्चा होगा तो हम कर लेंगे। हमने ब्रांच को पैसा भेजा, तो ब्रांच रमेश को पैसा भेजा तो रमेश टू कैश, सुरेश को भेजा तो सुरेश टू कैश, ब्रांच को भेजा तो ब्रांच टू कैश, क्योंकि ब्रांच कौन है, डेटर है हमारी। तो सेम वही एक्सपेंसेस वाली और ये एंट्री सेम ही होगी। ये भी एंट्री क्लियर है। इसके बाद कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जो ब्रांच कर रही है अपने एंड पर अपने आप, उसकी एंट्री हेड ऑफिस अपनी बुक्स में नहीं बनाएगा, क्योंकि हम अकाउंटिंग किसकी बुक्स में कर रहे हैं, हेड ऑफिस। तो हेड ऑफिस माल भेज रहा है, पैसा भेज रहा है, माल वापस आ रहा है, तो हेड ऑफिस इन्वॉल्व है। अब कुछ अपने आप हो रहा है, ब्रांच ने माल बेचा, ब्रांच के पास सेल रिटर्न आई, ब्रांच को कैश मिला, यहाँ कोई एंट्री नहीं बनेगी। बात समझ में आती है? क्योंकि वो ब्रांच की पर्सनल एंट्री है और हेड ऑफिस की बुक्स में एक मेथड और आएगा। फोर्थ मेथड का नाम याद करो क्या था जो मैंने बताया था, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। तो स्टॉक एंड डेटर सिस्टम में हम 100% एंट्रीज बनाएंगे, इस चीज की भी कि ब्रांच ने माल बेचा उसकी भी एंट्री बनाएंगे, ब्रांच को कैश मिला डेटर से उसकी भी एंट्री बनाएंगे, तो सब चीजों की बनाएंगे। लेकिन ये शॉर्टकट है डेटर सिस्टम, तो इसमें कोई भी एंट्री ऐसी नहीं बनेगी जिसका रिलेशन हेड ऑफिस के साथ नहीं है, तो कोई एंट्री नहीं बने। ठीक है, अब देखो हेड ऑफिस ने कहा ब्रांच 1 से कि आप ब्रांच 2 को माल भेजो। हेड ऑफिस ने ब्रांच 1 से कहा ब्रांच 2 को माल भेजो, क्योंकि ब्रांच 2 में डिमांड है, ब्रांच 1 में डिमांड नहीं है, माल रखा है खाम खा। तो ब्रांच 1 किसे माल भेज रहा है, ब्रांच 1 क्या एंट्री बनाएगा, ब्रांच 2 क्या एंट्री बनाएगा। तो उसको समझने के लिए आप ऐसा मानो, ब्रांच 1 ने ब्रांच 2 को माल भेजा है, लेकिन मीडिएटर कौन है, तो आप मानो ब्रांच 1 ने हेड ऑफिस को माल वापस किया है और हेड ऑफिस ने ब्रांच 2 को माल भेजा। ठीक है, तो दो एंट्री बनेंगी, ब्रांच 1 से माल वापस की तो गुड्स सेंट टू ब्रांच डेबिट टू ब्रांच 1, और फिर ब्रांच 2 डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना।
अब ब्रांच माल बेचेगा, माल बेचने के पास ब्रांच को पैसा मिलेगा, उस पैसे का ब्रांच क्या करेगा, उस पैसे को ब्रांच हेड ऑफिस के पास भेज देगा। तो हेड ऑफिस को पैसा मिलेगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, और कहां से मिल रहा है, ब्रांच से, तो टू ब्रांच अकाउंट। तो हेड ऑफिस को पैसा मिलेगा ब्रांच से, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्लियर। सेम ही अमाउंट होगा, लेकिन जरूरी नहीं है, आगे जाकर आपको पता चलेगा। वैसे नहीं, अभी के लिए ये मानो सेम ही अमाउंट। एक एंट्री कर सकते हैं, बट क्या होगा, एक एंट्री कर सकते हैं, तो आप ब्रांच 1 से माल आया है हेड ऑफिस के पास, ब्रांच 2 को भेजा है, तो चाहे तो ब्रांच 2 डेबिट टू ब्रांच 1 कर सकते हैं, बट इस एंट्री को देखकर ऐसे लग रहा है कि ब्रांच 1 और 2 आपस में डायरेक्टली लिंक है और डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे को सीधा ऑर्डर करके माल ले जा सकती है, दे सकती है। बट डिपेंडेंट ब्रांच में जनरली क्या होता है, इंस्ट्रक्शन हेड ऑफिस ही देता है। तो याद करिए जीएसटी में हमने एक थर्ड के लिए बात करी, तो वहां पर भी तो फिर आपके लॉजिक के हिसाब से वो क्या होता है, कि आपके हिसाब से फिर एक दिल्ली में बंदा है, उसने मुंबई में माल बेचा, मुंबई वाले ने एक और दिल्ली में माल बेच दिया, तो इसने कहा कि यहाँ से ही माल भेज दो, तो फिर तो ये विद इन द सेम स्टेट सेल मानी जानी चाहिए, बट हम उसको दो मानते हैं। और गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच डेटर्स टू हेड ऑफिस डायरेक्टली, ब्रांच का डेटर है, उसने किसे माल वापस किया है, हम क्या मानेंगे, उसने पहले ब्रांच को माल वापस किया है और फिर ब्रांच ने हेड ऑफिस को। तो ब्रांच डेटर्स ने ब्रांच को माल वापस किया है, तो इसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी, क्योंकि इसकी तो एंट्री हम बनाते ही नहीं है। और जब ब्रांच हेड ऑफिस को माल वापस करेगा तो इसकी एंट्री हम बना लेंगे, क्या थी, गुड्स सेंट टू ब्रांच डेबिट टू, क्लियर। इनकी एक और लॉजिक है, देखो मान लिया हेड ऑफिस ने ब्रांच को 100 रुपए का माल दिया और ब्रांच ने इसको कस्टमर को 140 रुपए में दिया, तो अगर हम ब्रांच डेटर से डायरेक्टली हेड ऑफिस को करेंगे तो वो 140 रुपए की एंट्री बैठेगी, लेकिन हेड ऑफिस के पास जो माल आया है वो तो उसने 100 में ही दिया था, तो हम क्या करते हैं, ब्रांच डेटर्स ने ब्रांच को 140 का माल वापस किया जिसकी कोई एंट्री नहीं बना रहे, बट ब्रांच के यहाँ कोई ना कोई मेमोरेंडम रिकॉर्ड तो है ना, डेटर से कितना पैसा आया, कितना माल वापस आया, ये सब तो रिकॉर्ड करता ही है, वो कंप्लीट अकाउंटिंग नहीं करता, तो वो ब्रांच अपने यहाँ ये रिकॉर्ड कर लेगा सेल्स रिटर्न, और फिर ब्रांच ने हेड ऑफिस को माल वापस किया, लेकिन वो 100 रुपए से हम एंट्री, क्योंकि ब्रांच को ये माल 100 रुपए में ही मिला था हेड ऑफिस से, और ये माल वापस जाएगा तो 100 का ही जाएगा, वरना तो क्या होगा, हेड ऑफिस का नुकसान है, वो माल तो दे रहा है 100 में, वही माल वापस आ रहा है तो 140 में वापस आ रहा है, तो लॉस हो जाएगा ना हेड ऑफिस का। नहीं, गुड्स इन ट्रांजिट, अब गुड्स इन ट्रांजिट क्या है, हेड ऑफिस ने ब्रांच को माल भेजा है ना, भाई ज्यादातर तो यही होता है, हेड ऑफिस ब्रांच को माल में वापस देता है, वो तो एक्सेप्शन केस होता है कि ब्रांच हेड ऑफिस को रिटर्न कर, लेकिन 99% केस में गुड्स इन ट्रांजिट है तो हेड ऑफिस ने ब्रांच को माल भेजा, अभी ब्रांच को मिला नहीं और ईयर एंड हो गया, मान लेते हैं हेड ऑफिस ने 28 मार्च को माल भेजा, इनको 4 अप्रैल को मिला, तो 31 मार्च को माल का है, तो वो गुड्स इन ट्रांजिट है। अब ये माल हेड ऑफिस का है या ब्रांच का है, ये माल हेड ऑफिस का है या ब्रांच का है, अभी जब तक ब्रांच को नहीं मिलता तो हेड ऑफिस का ही है, रास्ते में चोरी हो जाए, आग लग जाए, खराब हो जाए तो लॉस हेड ऑफिस का ही तो है, तो ये माल हेड ऑफिस का ही है। लेकिन जब 31 मार्च को ईयर एंड होगा और ट्रेडिंग अकाउंट हेड ऑफिस का बनेगा, उसमें गुड्स में ये वाला माल तो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि गोडाउन में जाके चेक करेंगे तो वहां तो ये माल होगा नहीं, तो इसे गुड्स इन ट्रांजिट करेंगे,
ये गुड्स इन ट्रांजिट के नाम से बैलेंस शीट की एसेट साइड में गुड्स इन ट्रांजिट नाम से अलग एसेट दिखाई देगी। और याद करो जब ये माल भेजा होगा, जब ये माल भेजा होगा तो हेड ऑफिस ने क्या एंट्री बनाई? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड ब्रांच को डेबिट किया कि मैंने पैसा आपसे लेना है, लेकिन माल तो पहुंचा ही नहीं, तो ब्रांच कहेगी हम क्यों पैसा देंगे आपको, इसका हमें तो माल ही नहीं मिला अभी। तो 31 मार्च को बैलेंस शीट में इस माल के लिए ब्रांच को असेट दिखाना कि डेटर दिखाना सही नहीं है, क्योंकि माल तो अभी मिला ही नहीं उसे। तो क्या होगा, ब्रांच को हमने डेबिट किया था, अब क्रेडिट करके हिसाब बराबर करना पड़ेगा। तो गुड्स इन ट्रांजिट डेबिट टू, अगले दिन 4 तारीख को जब ये माल मिलेगा तो ये रिवर्स एंट्री बना देंगे, ब्रांच टू गुड्स इन ट्रांजिट, उससे ब्रांच वापस डेबिट हो जाएगा, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट ओपन हुआ था वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आती है? तो ये एंट्री है गुड्स इन ट्रांजिट, जब हेड ऑफिस ने ब्रांच को माल भेजा और ईयर एंड हो गया, अभी माल मिला। मैंने क्या कहा था, गुड्स एंड टू ब्रांच का बैलेंस कहां ट्रांसफर करेंगे, परचेजेस में या, तो मैंने आपको बताया था कि गुड्स एंड टू ब्रांच का बैलेंस हेड ऑफिस अपने ट्रेडिंग अकाउंट में करेगा या परचेजेस में से लेस करेगा। तो गुड्स एंड टू ब्रांच का बैलेंस हम ट्रांसफर कर देंगे हेड ऑफिस के अपने ट्रेडिंग या परचेजेस अकाउंट। अब एक और इशू है, वो क्या है कि हेड ऑफिस ब्रांच की अकाउंटिंग अपनी बुक्स में कर रहा है, ठीक है। अब ब्रांच के पास ईयर एंड में कुछ कैश बचा हुआ है, भाई एंट्री क्या बनाई थी, हेड ऑफिस ने पैसा भेजा ब्रांच को, तो ब्रांच टू बैंक, अब वो पैसा बचा हुआ है ब्रांच के पास, या ब्रांच ने माल बेचा और उसके पास कुछ पैसा उसने हमें वापस नहीं किया अभी, तो वो पैसा किसका है, अल्टीमेटली किसका पैसा है वो, हेड ऑफिस, ब्रांच के डेटर्स है। याद करो ब्रांच ने उधार माल बेचा, हमने कोई एंट्री नहीं बनाई, बनाई। अब ब्रांच के पास ईयर एंड में डेटर है, वो डेटर अल्टीमेटली है किसके, हेड ऑफिस की बैलेंस शीट में आने चाहिए या नहीं। तो बैलेंस शीट में अगर कोई एसेट आनी है तो उस एसेट को डेबिट करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, ब्रांच एसेट डेबिट, है ना। और ऐसा एज्यूम करो कि हम ब्रांच से ये असेट्स मंगा रहे हैं, तो टू ब्रांच, ये एज्यूम करो कि हम ब्रांच से ये पैसा मंगा रहे हैं, तो ब्रांच असेट टू ब्रांच, ठीक है। पैसा नहीं मंगा रहे ना, बुक एंट्री में असेट ही मंगा रहे हैं बस। अब उनके पास फर्नीचर पड़ा हुआ है, तो उनसे कहेंगे फर्नीचर उठा कर ले आओ हमारे पास, हम उस फर्नीचर को अपनी बैलेंस शीट में दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने असेट्स को डेबिट कर दिया और वो हमारा दिखाई देगा असेट्स में, ठीक है, क्लियर। अब असेट की तरह ईयर एंड में लाइबिलिटीज भी होंगी, तो लाइबिलिटीज के लिए क्या एंट्री बननी चाहिए, ब्रांच अकाउंट। अच्छा यहां ध्यान रखिएगा कि हर एक असेट को इंडिविजुअली डेबिट करेंगे, तो जो आप कह रहे हो ना कैश या बैंक डेबिट क्यों नहीं कर रहे, तो हम वो डेबिट करेंगे बट उसके नाम से पहले ब्रांच लिख लेंगे, ब्रांच कैश डेबिट, ब्रांच बैंक डेबिट, ब्रांच फर्नीचर डेबिट, ऐसा। और अगले दिन 1 तारीख को, अभी हम आगे देखेंगे, रिवर्स एंट्री बना देंगे कि एक तरीके से एज्यूम करेंगे वापस भेज दिया। ऐसे लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज में क्रेडिट हो जाएंगी लाइबिलिटीज, तो इंडिविजुअली सबको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। इससे बैलेंस शीट में असेट और लाइबिलिटी दिखाई देंगी। फिर हमारी अगले दिन असेट को वापस भेजने की एंट्री बना देंगे, तो असेट को लाने की एंट्री क्या बनाई थी, असेट टू ब्रांच, वापसी की रिवर्सल एंट्री क्या बना देंगे, ब्रांच डेबिट टू ब्रांच असेट इंडिविजुअली, ठीक है। ऐसी लाइबिलिटीज की भी रिवर्स एंट्री बना देंगे।
अब आएगा हमारा प्रॉफिट निकालने की बारी। प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर P&L अकाउंट में कहां से आता है? डेबिट साइड से। तो डेबिट में हम क्या लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू नेट प्रॉफिट आ जाता है। तो ऐसे ही हमारा ब्रांच अकाउंट में नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो जो नेट प्रॉफिट आएगा ब्रांच में, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट कर देंगे और ये प्रॉफिट हेड ऑफिस अपने P&L में डाल देगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो हेड ऑफिस के प्रॉफिट में ही जाएगा। तो ब्रांच डेबिट, ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड से प्रॉफिट निकलेगा और टू P&L या जनरल P&L, ये हेड ऑफिस का P&L है, हेड ऑफिस अपने P&L में क्रेडिट में डाल देगा। अगर लॉस होगा तो इसकी रिवर्स एंट्री बन जाएगी। अगर लॉस होगा तो इसकी रिवर्स एंट्री बन जाएगी। क्या एंट्री बन जाएगी? जनरल P&L या P&L अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। ठीक है। इसे करने के लिए कुछ हमें आगे जाकर कुछ इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट्स भी बनाने पड़ सकते हैं। जैसे हमने कहा कि क्लोजिंग असेट्स को लिखना है। अब डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया या ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया, स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया, कैश का नहीं दिया, तो ये सारे अकाउंट हमें बनाने पड़ सकते हैं इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस बनाएगा, बट मेमोरेंडम रिकॉर्ड से हम ये अपने आप को एज्यूम करेंगे कि हम ब्रांच है और ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से इन सब अकाउंट को बनाएंगे। तो जो हमने जनरल एंट्रीज बनाई हैं, इन सब की अगर हम ब्रांच अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। जैसे ब्रांच अकाउंट ओपनिंग असेट के लिए, क्लोजिंग असेट के लिए हमने क्या एंट्री बनाई थी? क्लोजिंग असेट के लिए बनाई थी एसेट डेबिट टू ब्रांच, तो ये आ गई एसेट डेबिट टू ब्रांच। तो बाय क्लोजिंग बैलेंसेस ओपनिंग असेट के लिए असेट ब्रांच अकाउंट डेबिट टू असेट लिखी थी, ये ओपनिंग असेट्स आ गई, ये ओपनिंग लायबिलिटी आ गई, ये क्लोजिंग लायबिलिटी आ गई। तो आपको हमेशा ऐसा एज्यूम करना, असेट का डेबिट बैलेंस होता है तो टू बैलेंस ब्रोट डाउन होता है, डेबिट में ओपनिंग आ जाएगी, बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन होता है, क्लोजिंग राइट में नीचे आ जाएगी। लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन हो जाएगा, ओपनिंग लायबिलिटी और क्लोजिंग लायबिलिटी। जस्ट लाइक एनपीओ में सब्सक्रिप्शन अकाउंट में हम ओपनिंग, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड लिखते थे। इसके बाद जो हमने माल भेजा था ब्रांच डेबिट टू गुड्स सेंट, वो आ गया। माल वापस आया था तो गुड्स सेंट टू ब्रांच वो आ गया। पैसा भेजा था ब्रांच डेबिट टू बैंक, खर्चा किया था ब्रांच डेबिट टू बैंक, ब्रांच से पैसा मिला बाय बैंक। तो इस तरीके से बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट आ जाए। तो ये ब्रांच अकाउंट इस तरीके से हमें दिखाई देता है। तो ये था बेसिक एंट्रीज इन रेस्पेक्ट टू डेटर